हेलो फ्रेंड्स, सब स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे हिंदी का अगला पार्ट यानी अगला सेशन, अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग करेंगे हिंदी से रिलेटेड हिंदी पेडागोजी के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कई बार पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावनाएं भी होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करिए, जो कि आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों हिंदी पेडागोजी के अंदर, कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने आप को जांच लीजिए कि आप अभी तक आपकी तैयारी कैसी है। अगर इस 15 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन सही होता है या 12 क्वेश्चन सही होता है, तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं सही तरीके पे जा रही है, सही दिशा में जा रही है। अगर आप उससे कम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, या भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। बताइए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से जरूर बता के जाइएगा कमेंट में। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव क्वेश्चन पूछा है और भाषा स्थिर है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प क्या होना चाहिए। क्या भाषा प्रयास से सीखी जा सकती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, या भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भाषा प्रयास से सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को दिया जाए जो I+I स्तर से संबंधित हो। क्या होगा, पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, अपर्याप्त। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थी को बोधगम्य निवेश दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दो शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, जैसे काला माला, जाला और टाला, कूट पूट, फूट और चूट। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। क्या कोश विषयक समूहीकरण है, अर्थ विज्ञान समूहीकरण है, व्याकरण आधारित समूहीकरण है, या ध्वन्यात्मक समूहीकरण है। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, काला माला, जाला और टाला, कूट पूट, फूट और चूट, एक ही जैसे ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है, या बुनियादी स्तर से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का। किसका समर्थन करती है। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया, प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं। क्या अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं, वर्तनी श्रुतलेख कहते हैं, पारंपरिक श्रुतलेख कहते हैं, या प्रश्न श्रुतलेख कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर इस तरीके का श्रुतलेख होता है तो उसे हम पारंपरिक श्रुतलेख कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों कि सुश्री लीजा की अंग्रेजी भाषा की कक्षा में पठन और लेखन के कौशल पर अधिक ध्यान देते हुए सटीक प्रयोग को बहुत महत्व दिया जाता है। वह लक्ष्य भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय देती है। अपने बच्चों के साथ किस विधि का प्रयोग कर रही है? क्या मौन तरीका, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि या संरचनात्मक मौखिक स्थिति उत्पन्न उपागम? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग सुश्री लीजा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि वाचन क्षमता के विकास के लिए नीचे कुछ सुझाव बिंदु दिए गए हैं, उस सुझाव की पहचान करिए जिसका उपयोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि यह विद्यार्थी को कुछ बोलने से पहले सोचने का कुछ समय देता है। बोलने का अभ्यास करने के लिए विषय का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्रवण से संबंधित पाठ पर वाचन पाठ बनाना हमेशा मददगार होता है। जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हों तब उसी समय उनकी गलतियों का संशोधन करना लाभदायक होता है। ध्यान से अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, एक ही इसमें पहले ही आपको पढ़ेंगे आप चारों ऑप्शन, आपको नेगेटिव ऑप्शन मिल गया। यानी कि चौथा देखें, अगर बात करते हैं हम लोग कि जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हो तब उसी समय उनकी गलतियों का संशोधन नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव ऑप्शन मिल गया और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो यहाँ पर वही राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है दोस्तों कि कथन अ और ब पर विचार करिए। तो अ क्या है कि भाषा जो है चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। क्या यह बात सही है? तो ये बात अब सही है, बिल्कुल सही है। और भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है, तो ये बात भी सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अ सही है, बी गलत है। तो नहीं, ये गलत है। अ गलत है, बी सही है, ये भी गलत है। अ और ब दोनों सही। हाँ देखिए ये दोनों में सही है और ये दोनों गलत दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों चीज़ें सही हैं, अ और ब। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा क्या है दोस्तों कि श्रीनगर में एक विद्यार्थी तृतीय भाषा के रूप में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, त्रिसूत्र जो है, त्रिभाषी सूत्र जो होता है, तो उसमें शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाता है? क्या इसे भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना या व्याकरणात्मक बहुभाषिकता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इसको हम भाषा अधिगम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों एक बहुभाषिक कक्षा में, ध्यान से समझिएगा, बहुभाषिक कक्षा है, शिक्षक को संसाधन सामग्री का निर्माण चयन करते समय डैश पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? क्या भाषाओं की जटिलता, भाषिक विविधता, संसाधन सामग्री का मूल्य या संसाधन सामग्री की उपलब्धता? तो यहाँ पर देखिए एक ही की पॉइंट है, बहुभाषिक कक्षा है, तो यहाँ पर भाषिक विविधता को हमें क्या करना है, ध्यान में देना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या यह सक्रिय शब्द संपदा है, कठिन शब्द हैं, निष्क्रिय शब्द संपदा हैं या कम प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखेंगे? तो निष्क्रिय शब्द संपदा में रखा जाता है ऐसे शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जो क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें, या सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें या कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी बच्चों को अवसर प्रदान किया जाता है वो ऑप्शन पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर होता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर भी अवसर की बात है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कीवर्ड है जहाँ पर आप ऑप्शंस को ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। क्या बच्चों को केवल, देखिए केवल, अगर हम बात करें निगेटिव पॉजिटिव की तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल देखिए एक निगेटिव वर्ड है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, तो समान दिया है। देखिए ये भी निगेटिव एक वर्ड है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर, देखिए अवसर दिया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। और बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो इन दोनों में जो सबसे उचित है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। क्या व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो जो भाषा शिक्षण की विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है वो है कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा सेशन जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका लेवल क्या रहा, आपको कितनी तैयारी करनी है, ये आपको पता चल गया होगा इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो और सीखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जय हिंद।